दोस्तों नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है और भारत में प्रति व्यक्ति आय दुनिया के 200 देशों की कतार में भारत का नंबर 136वां है। यानी भारत से ऊपर दुनिया के कई गरीब देश भी हैं जो प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भारत में किसी भी व्यक्ति के औसत आय से ज़्यादा पाते हैं। राजनीतिक तौर पर भारत 2047 में विकसित हो जाएगा, लेकिन उस विकसित देश की पायदान की दिशा में बढ़ते हुए कदम मौजूदा वक्त में कहां पर टिके हैं और कैसे टिके हैं, शायद इसका एहसास लाल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री को हो तो रहा होगा, लेकिन उनके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं जब जब वह इस देश की हकीकत को बयां करने की दिशा में जाते हैं। और कमोवेश हर शब्द राजनीति के हिस्से में चला जाता है और उसके बाद जो तथ्य निकल कर आते हैं वो या तो किसी राजनीतिक चुनावी रैली का संदेश होते हैं या फिर अपने राजनीतिक कैडर को दी गई घोषणाएं होती हैं। लेकिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण खुले आसमान तले, खुली आबो हवा के बीच लोगों के साथ ताल्लुकात को जोड़ता भी है और आने वाले वक्त में भारत को लेकर मौजूदा सरकार का क्या नजरिया है इसे रखता भी है। इसीलिए अक्सर तमाम प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कोई वादा देश की जनता से जरूर करते हैं। लेकिन क्या आज आपने प्रधानमंत्री के भाषण में कोई वादा सुना जो उन्होंने जनता से किया? हालांकि पहली बार जो खुद बीजेपी के और आरएसएस के अपने एजेंडे में रहा हुआ है कॉमन सिविल कोड, उसको भी बीते 75 बरस से सांप्रदायिक सिविल कोड की तर्ज पर रखते हुए कहा कि अब जरूरत सेकुलर हिंदू कोड की है। और सेकुलर शब्द आते ही एक झटके में हिंदुत्व का नारा बीजेपी और आरएसएस कैसे लगाती है यह किसी से बचा हुआ नहीं है या किसी से दूर नहीं है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की एजुकेशन सिस्टम, इस देश के अस्पतालों को लेकर, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, इस देश के भीतर में स्टील इंडस्ट्री को लेकर, इस देश के भीतर में हर उस बढ़ते हुए कदम के आसरे जो भारत की इकोनॉमी को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री सोचते हैं, उसका पूरा जिक्र आज लाल किले के प्राचीर से था। इस दौर में पहली बार प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, सरकार के आंकड़े उसके उलट जरूर हैं, लेकिन लाल किले के प्राचीर से जब जब प्रधानमंत्री ने इस देश के नाम जो वादा किया, वो वादा हर वक्त चूक क्यों गया? 2014 में इस देश के एक गांव को गोद में लेने का जिक्र था। मौजूदा वक्त की हकीकत यह है कि इस देश के किसी भी सांसद के हिस्से में कोई एक गांव गोद लिया हुआ बचा ही नहीं है। एक वक्त इस देश के भीतर में स्वच्छ भारत का ऐलान लाल किले के प्राचीर से किया गया। स्वच्छ भारत की परिस्थितियों के साथ इस देश में बढ़ते हुए शौचालय गिनती में बढ़ते चले गए, लेकिन परिस्थितियां क्यों नहीं बदली और सेप्टिक टैंक इस देश में उसके समानांतर क्यों नहीं लगे? मैला ढोने वाले आज भी क्यों हैं और उनकी मौत गटर में क्यों हो जाती है? इसका कोई जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस देश की कानून व्यवस्था या इस देश में समाज के ऊपर संयम भरा नियंत्रण गायब क्यों हो चला है? लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 7:30 बजे अपना भाषण शुरू किया और जरा कल्पना कीजिए कि सिर्फ 3.5 घंटे पहले कोलकाता में बंगाल की महिलाएं और जो बच्चे डॉक्टर इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके परिवारों के लोग उस जगह पर जमा हो गए जहां पर एक लड़की के साथ जितना विभत्स कुकर्म किया गया, और उन परिस्थितियों के भीतर उनका गुस्सा उफान पर था। वो उस अस्पताल के भीतर चले गए, उस कमरे तक चले गए जहां पर यह सब कुछ हुआ है। इस देश की तकदीर की लकीर कैसे आज खींची जाए,
हमें लगता है आज इसका जिक्र करने की जरूरत है, वह भी प्रधानमंत्री के भाषण के अक्स तले, क्योंकि पहली बार इस देश के भीतर में कानून को लेकर नहीं बल्कि कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री ने एक जिक्र किया। तो बात आज वहीं से शुरू की जाए, क्योंकि हमने शुरू में कह दिया था कि राजनीतिक रैलियों में दिए जाने वाले भाषण और लाल किले के प्राचीर से दिए जाने वाले भाषणों में अंतर होता है, लेकिन सिर्फ शब्दों का अंतर नहीं होता है, वो शायद लोगों से जुड़ने और उससे सरोकार बनाने का भी अंतर होता है। तो आज बात कॉमन सिविल कोड से एक तरफ सुन लीजिए प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, और दूसरे बाद सुन लीजिए आज लाल किले के प्राचीर से उसी बात को कैसे कहते हैं। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। हर कोई जानता है कि अयोध्या और धारा 370 के साथ साथ कॉमन सिविल कोड बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में कोई आज से नहीं है, यह बरसों बरस से चला आ रहा है। तो क्या लाल किले के प्राचीर से आज इसका जिक्र इस रूप में होना चाहिए, यह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, जब संविधान लागू होने के बाद 1951 में 1951 में जब नेहरू लाल किले के प्राचीर पर पहुंचे तो उन्होंने ऐलान किया अब इस देश में 5 ईयर प्लान यानी प्लानिंग कमीशन बनाया जा रहा है। इसी के सिलसिले में इस देश के भीतर में चाहे वह श्वेत क्रांति हो, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे 2009 में मनमोहन सिंह द्वारा डिजिटल इंडिया का ही जिक्र क्यों ना किया गया हो, लेकिन आज प्रधानमंत्री रिफॉर्म का जिक्र कर रहे थे और इस देश में आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया या इकोनॉमिक रिफॉर्म पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए। और जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए कि 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इस देश में बाजार अर्थव्यवस्था के पूरे खाके को इस रूप में सामने रख दिया कि दुनिया के सामने भारत एक बाजार के तौर पर और भारत एक कंज्यूमर के तौर पर कैसे उभर कर सामने आएगा। और जो पुरानी लकीर समाजवादी दृष्टिकोण की चली आ रही थी उससे उलट उन्होंने इस देश की इकोनॉमी का उस कच्चे चिट्ठे को रखा जिसके बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की पूरी परिस्थिति बदलते चली गई। और अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए तो 1998 में इसी लाल किले के प्राचीर से उन्हें कहना पड़ा कि हम रिफॉर्म 2 अपना रहे हैं, यानी पीवी नरसिम्हा राव जिस रिफॉर्म के आश्रय चले थे हम उससे आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री रिफॉर्म का जिक्र कर रहे थे,
लेकिन रिफॉर्म की सोच क्या होती है? क्या वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है? क्या वाकई वो इस देश के अलग अलग सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री जो कह रहे थे हर क्षेत्र में रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उस रिफॉर्म की स्थिति क्या है और मौजूदा वक्त की स्थिति के बीच क्या उनके भाषण लिखने वालों ने मौजूदा परिस्थितियों को पढ़ा नहीं? क्योंकि इस देश में रिसर्च पर पैसा सबसे कम हो गया। इस देश के भीतर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो बजट है बीते 5 वर्ष में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए बढ़ पाए हैं। और प्रधानमंत्री अपने भाषण के जरिए इस देश के भीतर नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका जिक्र वो 2020 से हर भाषण में इसी लाल किले के प्राचीर से करते चले आ रहे हैं। और आज उन्होंने एक शब्द उसमें जब और जोड़ दिया कि वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के युवा उच्च शिक्षा के लिए इस देश को छोड़कर जाएं, तो फिर जरा कल्पना कीजिए 3 बरस बीत गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू होने को लेकर, और इन्हीं 3 वर्षों में भारत के सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए युवाओं ने भारत को छोड़ा और दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए, और बढ़ते बढ़ते इस बरस तादाद 8 लाख पार कर गई। क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं है? प्रधानमंत्री को क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस रूप में इस देश के भीतर जो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया है उसमें सरकारी कॉलेजों की क्यों जरूरत है, सरकारी अस्पतालों की क्यों जरूरत है? उन्होंने आज जिक्र किया कि हमने 1 लाख सीट डॉक्टर यानी एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बढ़ाई है, और अब अगले 5 बरस में हम 75,000 सीट और दे देंगे। लेकिन क्या उनके भाषण तैयार करने वालों ने यह नहीं बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में अभी भी सिर्फ 55,000 सीट है, 50,000 के करीब उससे ज़्यादा सीट प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में है, जहां पर पढ़ाई करने के लिए आपको करोड़पति होना होगा, तभी बच्चा वहां पर पढ़ाई कर पाएगा। इसीलिए लोग चाहते हैं कि रैंकिंग ऊपर आए, और उस रैंकिंग ऊपर आने की परीक्षा का पेपर भी लीक हो जाता है, और जो लीक कराने और ना कराने के बीच में जो संस्थान है एनटीए, उसके डायरेक्टर को अभी भी बरकरार रखा जाता और नहीं हटाया जाता है। तो प्रधानमंत्री की ये बात तथ्यों से परे क्यों है? करके हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। जी, सुना आपने प्रधानमंत्री ने जो कहा। हकीकत तो यह है कि इस देश के भीतर में सरकारी संस्थानों या अस्पतालों में 55,648 सीट है, और प्राइवेट सेक्टर में 50,685 सीट है। और प्राइवेट सेक्टर में कहां से सीट लाई जाए और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए इस देश में पैसे वाले लगातार इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। इस देश के भीतर में सबसे बड़ा बिजनेस जिसकी रफ्तार सबसे तेज है, वह कल्पना कीजिए कि पानी बेचने को लेकर है, जो सबसे बड़ा मुनाफा है। यानी पानी का कंजम्पशन और स्वच्छ पानी मिले तो बोतल बंद पानी 6 लाख करोड़ की मुनाफे के साथ चीजों को आगे बढ़ाकर ले गया। क्या यह कल्पना की जा सकती है? इस दौर में क्या यह कल्पना की गई कि सरकार ने जो जिक्र किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब भारत बन जाए? लेकिन हकीकत क्या है? इस हकीकत की पराकाष्ठा के बीच कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर किया है। देखिए, छिटपुट बरसात भी शुरू हो गई। आज 15 अगस्त है, और इस दौर में लोगों के साथ जुड़ना या लोगों को भाषणों के लब्बो लुभाव में फंसाना, इस बात की जरूरत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इसका इंतजार तो हर कोई करता है। और जब कोई हर इंतजार करता है तो उस बीच में इस देश के भीतर में एक देश एक चुनाव, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। विदेशी ताकतों की तरफ इशारा भी किया। इस देश में संविधान को लेकर सवाल उठने वाली परिस्थितियों पर भी सवाल दागा।
इस देश के भीतर परिवारवाद और जातिवाद का भी जिक्र किया, लेकिन जातिवाद इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री की जाति क्या, इससे पहले नेहरू से मनमोहन सिंह तक के बीच में, यहां तक कि चरण सिंह और देवगौड़ा को भी जोड़ लीजिए, आई.के. गुजराल और वीपी सिंह को भी जोड़ लीजिए, लेकिन जाति की प्रधानमंत्री कौन सी हो सकती है, इसका जिक्र कभी नहीं किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं, इसका डंके पे चोट पर इस देश में राजनीतिक तौर पर ऐलान किसने किया? एक सवाल यहां पर हर जहन में उठना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री या इस देश की राजनीति जिस रास्ते सत्ता के लिए चलती है और जिस गलत रास्ते को पकड़ती है, उसे ही गलत बताने के लिए लाल किले के प्राचीर से वैसे भाषण लिखे जाते हैं? और ये कमोवेश इस देश के हर सेक्टर को लेकर है, क्योंकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के भीतर इस देश में जो 3 लाख संस्थाएं चल रही है, आज प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि उसमें हर संस्थान अपने आप में रिफॉर्म लेकर आए, और रिफॉर्म इतनी बड़ी तादाद में अगर आ जाएगा तो फिर स्थितियां शायद इस देश की बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन रिफॉर्म का मतलब क्या होना चाहिए, क्या मतलब है? बढ़ती हुई कॉरपोरेट नेटवर्थ, बढ़ता हुआ इस देश में प्रति व्यक्ति आय, इस देश के किसानों की त्रासदी, इस देश के भीतर बड़े धंधेबाजों को कर्ज माफी, इस देश के भीतर मिडिल क्लास पर कर्ज का बोझ, इस देश में कॉरपोरेट से कर्ज वसूली में कम पैसा लेना, इस देश में जीएसटी और कॉरपोरेशन टैक्स के जरिए लोगों पर लगातार दबाव बनाना और ये उम्मीद पैदा करना कि आप हमारे भरोसे हैं। यानी इस देश की न्यूनतम जरूरतों को लेकर भी अगर सरकार की यह सोच है कि जनता उस पर निर्भर हो जाएगी और उसके बाद वो लाभार्थी की परिस्थिति में लाकर इस देश को खड़ा कर देंगे, इसीलिए आज उन्होंने एक शब्द यूज किया, माई बाप कल्चर। माई बाप कल्चर का जिक्र उन्होंने कहा बीते 75 वर्षों में ये रहा है, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब लाभार्थी योजना है। और माई बाप कल्चर का मतलब यह है कि आपको हमेशा सरकार से गुहार लगानी होगी। तो क्या इस देश का एमएसएमई से जुड़ा हुआ बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, या कोई भी काम आपको किसी जगह पर कराना होता हो, तो क्या कोई कह सकता ईमानदारी के साथ कि वाकई काम ईमानदारी के साथ हो जाता है? कोई करप्शन नहीं है, घूस नहीं देनी पड़ती है, कोई संपर्क नहीं बताना पड़ता है, नेताओं के जरिए काम नहीं होते हैं, और विशेषाधिकार पाए हुए सांसदों की कतार जो दागी है वह इस संसद के भीतर पिछली बार की तुलना में और ज़्यादा बढ़ गई। यानी दागी सांसद इस दौर में और बढ़ गए, तो वह किस रास्ते इस देश के भीतर चल रहे थे। हमारी टीम ने इस परिस्थिति में इन बातों का भी जिक्र किया कि जब आप प्रति व्यक्ति आय का जिक्र करते हैं तो इसकी जानकारी जरूर दीजिए कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी में जो 1% तबका है, या 1% को भी आप 100 से भाग दे दीजिए, 0.1% जो है उसकी जो आय है वो अमेरिका से भी आगे है। और इस देश के 90, 95, 99% तक की परिस्थितियां इस देश में गरीब और विकासशील देशों से संघर्ष करती हुई, जूझती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण को तैयार करने वाले ने खुले तौर पर कहा सब कुछ बेहतर है और यह स्वर्णिम दौर है, गोल्डन दौर है। ये प्रति व्यक्ति आज दोगुनी करने में हम सफल हुए हैं। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान बड़ा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है, पहले से 2 गुना पहुंचा है। ग्लोबल संस्थानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। ये भाषण कोई चुनावी रैली का नहीं है, ये लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और चुनावी रैलियों में तो वोट के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन लाल किले के प्राचीर से आपको वोट नहीं मिलते हैं, बल्कि लोगों के साथ आपका जुड़ाव होता है। और शायद इसीलिए प्रति व्यक्ति आय से आगे निकल जाइए तो प्रधानमंत्री जिस एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं, जिस ग्रीन एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे हैं, इस देश के भीतर में अलग अलग संस्थानों में क्या प्रोग्रेस होने वाली है और उसके जरिए कैसे विकसित भारत बनेगा, जब इस बात का जिक्र वो करते चले जा रहे हैं तो एक क्षण के लिए इस देश के टॉप 2 कॉरपोरेट के आर्थिक पन्नों को उठाकर देख लीजिए। वो अंबानीज हैं, वो अडानीज हैं।
और उन्होंने किस रूप में एनर्जी के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इस देश के भीतर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेल के क्षेत्र में है, एयरपोर्ट के क्षेत्र में है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, इस देश के भीतर माइनिंग को लेकर है, इन सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा कि दरअसल नई प्रोजेक्ट जो अपने तौर पर अडानीज या अंबानीज आने वाले वक्त में जिस क्षेत्र में पैसा लगाने जा रहे हैं, उसी दिशा में भारत को प्रोग्रेस करना है या भारत उसी दिशा में प्रोग्रेस करेगा। और इसका जिक्र कोई कॉरपोरेट नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री वह भी लाल किले के प्राचीर से कर रहे हैं। 50 गीगा ये एनर्जी क्षेत्र में गीगावाट का जिक्र उन्होंने किया और यही आपको लाइन अडानी के एनर्जी के क्षेत्र में कूदने के साथ आपको दिखाई दे जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाने की दिशा में भारत जिक्र कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी पीएसयू काम कर रहे थे सब किस तरीके से बेच दिए गए और कतार में खड़े हुए हैं अभी भी। और तो और इस दौर में जो बैंकिंग सेक्टर का जिक्र हुआ, कोई कल्पना कर सकता है कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी बैंक को लेकर वहां से उठाए गए कर्जे में से 81% कर्जा माफ कर दिया जाए वहां की सरकार के जरिए, और उसके बाद वही सरकार लाल किले के प्राचीर से कहे कि देखिए बैंकिंग रिफॉर्म क्या शानदार तरीके से हुआ है और हम दुनिया के मानचित्र पर एक सुदृढ़ बैंक के तौर पर हैं। तो जान लीजिए आने वाले 2-3 वर्षों में आपको इस देश के बिकते हुए बैंक प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिखाई देने लगेंगे। कतार में सबसे पहले आईडीबीआई है और उसके बाद 2-3 बैंकों का जिक्र बार बार खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी करने से कतराते नहीं हैं। तब यह सवाल उठता है कि क्या वाकई विकसित भारत की सोच कॉरपोरेट के आश्रय है, कॉरपोरेट की पूंजी के आश्रय है, और जब उसकी पूंजी के आश्रय है तो सारा ध्यान उसके मुनाफे को बढ़ाने को लेकर ही होगा, क्योंकि सरकार तो उन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ चुकी है जिन जिम्मेदारियों के आश्रय उसे इस देश के लोगों के साथ खून पसीने को मिलाकर एक विकसित भारत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है, और वह पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर के जरिए हो सकता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर के भीतर नौकरियों का कम होना, खाली और रिक्त पदों का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, जो नौकरियां चली आ रही थी 2014 से उसमें भी 30 लाख नौकरियों का कम हो जाना, वह भी व्हाइट कॉलर और ऊपरी स्थान पर बैठे हुए नौकरशाहों को लेकर हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। इस दौर में परमानेंट रोजगार खत्म होना, कॉन्ट्रैक्ट पर इस देश के तमाम मिनिस्ट्री को निर्देश देना कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखिए जिससे हमें पेंशन ना देना पड़े, यानी सामाजिक सुरक्षा की भावना अपने ही लोगों को सरकार देना नहीं चाहती है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी कॉरपोरेट के हवाले पूरे तरीके से कर दी गई है। और उसके बाद जब 2047 के विकसित भारत का जिक्र होगा तो लाल किले के प्राचीर से कैसे होगा? भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए। सच तो यह है कि सरकार आने वाले चुनाव को लेकर रास्ता खोज रही है। वो जानती है कि अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो बीजेपी किस रास्ते चुनाव लड़े, उसके पास कोई विजन, कोई मुद्दा, कोई एजेंडा बच नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे के आश्रय 10 बरस की राजनीतिक लड़ाई में उसने सिर्फ और सिर्फ सफलता पाई है। वो सफलता जो पूरे तरीके से इस देश में प्रचार युग के साथ जुड़ती चली गई। इस देश का मीडिया साथ खड़ा हो गया, इस देश की नौकरशाही नतमस्तक हो गई, इस देश के भीतर में तमाम संस्थानों का बजट प्रधानमंत्री के चेहरे को चमकाने में लग गया। ये एक हकीकत है इस देश के भीतर की। और ऐसे में 11वीं बार जब लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके पास बीते 10 बरस का कच्चा चिट्ठा था। शब्दों को बदलने की जरूरत थी,
हर मंत्रालय के कामकाज को बताने का तरीका था। उस कामकाज के जरिए विकसित भारत की लकीर खींचने की सोच थी। लेकिन इस देश के भीतर में लोगों से जुड़ाव, उनकी जरूरतों के साथ जुड़ाव, उनकी न्यूनतम जरूरतों से सत्ता सरकार कैसे जुड़ जाए, यह सिर्फ पायदान पर खड़े आखिरी व्यक्ति शब्द से काम नहीं चलेगा। इस देश के भीतर आपको सरोकार लोगों के साथ जोड़ने होंगे तो अपनी रईसी में कमी लानी होगी, क्योंकि इस दौर में सरकारी खर्चा 2014 की तुलना में तकरीबन 52% बढ़ चुका है। और संयोग ऐसा है कि नए बजट में उसमें 11% की और बढ़ोतरी हो गई है पिछली बार की तुलना में। यानी सरकार की रईसी रेंज रोवर पर सवार हो सकती है। सरकार की रईसी 8,000 करोड़ के जहाज पर उड़ सकती है। सरकार की रईसी इस देश में हर बरस नए वेतन आयोग के साथ नौकरशाही को खुश कर सकती है। सरकार की रईसी इस देश में अपने प्रचार को लेकर मीडिया का जेब भरते हुए प्रचार में चकाचौंध ला सकती है। लेकिन इस देश की में सरकार की रईसी लोगों को रईस नहीं कर सकती है। ये मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी हो, इस देश में किसानों के उपज को लेकर मिलने वाली कीमत हो, इस देश के भीतर में छात्र जो हायर एजुकेशन हासिल करते हैं उनके ऊपर खर्च किए जाने वाला बजट हो, इस देश के भीतर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले बजट की कटौती हो, इस देश के भीतर में मनरेगा तक के पैसे में कोताही बरतने की परिस्थितियां हो। इस देश के भीतर में चाहे आप जिक्र कर लीजिए 10 करोड़ महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, 1 करोड़ महिलाएं लखपति हो गई, जिक्र किया जा सकता है। और इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है। लाभार्थियों की तादाद मुद्रा योजना को जोड़ दीजिए तो 45 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। जनधन योजना, उसके मातहत भी बैंकों में खुले खाते भी 50 करोड़ के लगभग पहुंच चुके हैं। बावजूद इसके भारत का प्रति व्यक्ति कमाई दुनिया के मानचित्र पर 136वें नंबर पर क्यों है? और इस देश के टॉप 20 कॉरपोरेट दुनिया के टॉप 100 कॉरपोरेट में शुमारी कैसे रखते हैं? इसका जवाब क्या लाल किले के प्राचीर से कभी कोई दे पाएगा, या सिर्फ राजनीतिक रास्ता बताने और बनाने की कोशिश है, जिसमें हर कोई जानता है अब आने वाले वक्त में जो चुनाव महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, झारखंड में है, वहाँ की चुनावी आबो हवा उसी बीजेपी के भीतर किस धुएं से निकलकर आग में कहीं तब्दील ना हो जाए, इसकी गर्माहट दिल्ली की सत्ता महसूस कर रही है। और लाल किले के प्राचीर से उसने उसी रास्ते को बनाने की कोशिश की जिसमें बीजेपी क्या है, उसे किनका वोट चाहिए, उनका अपना कैडर क्या सोचता है, उनके साथ खड़े लोगों की जरूरत क्या है, उसी रास्ते कम से कम वह वोट तो इंटैक्ट रहे। लेकिन देश के लिए लाल किला एक झटके में प्रधानमंत्री की किसी चुनावी रैली में तब्दील नहीं हो सकता है। तो शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री कमज़ोर लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने कोई वादा इस देश के साथ अपने 90 मिनट से ज़्यादा के भाषण में नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।